नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं पर। ये टॉपिक क्यों आईएमपी है, इससे डायरेक्ट ही एमसीक्यू आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए हम आज एक छोटे से टॉपिक पर बात करेंगे, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे डायरेक्ट एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है। और इसमें जो एमसीक्यू पूछा जाता है वो किस किस प्रकार का पूछा जाता है, तो उदाहरण पर आधारित जो एमसीक्यू आता है आर्थिक क्रियाओं से, अनार्थिक क्रियाओं से, जो एमसीक्यू आपसे एग्जाम में मेनली पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा, वो इनके उदाहरण पे पूछा जाता है। उदाहरण में भी वो क्या करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने 3 उदाहरण इसके दे दिए। कितने दे दिए? 3 उदाहरण आर्थिक क्रियाओं के दे दिए और एक अनार्थिक का दे दिया। और वो फिर जब क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो इस तरह से पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेते कि कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। मतलब जो 3 तो आर्थिक हो गई, तो अब कौन सी नहीं है, तो जो एक ऑप्शन में रहता है अनार्थिक वाला वो आपको टिक करना रहता है। तो इस तरह से इस टॉपिक से आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है और आपको बस ये वीडियो देखने के साथ ही आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो देखिए, जो मनुष्य होता है, इंसान होता है, हर मनुष्य की, हर इंसान की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। जैसे हम सब ये चाहते हैं कि हमारे पास बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, हमारी जो लाइफ हो बहुत ही अच्छी हो। इस तरह की हर प्राणी की इच्छा होती है, हर हर व्यक्ति की, हर प्राणी की इस प्रकार की इच्छा होती है। और वो अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वो अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा कोई ना कोई काम क्या करता रहता है, कोई ना कोई काम करने में वो व्यस्त रहता है। मनुष्य की कैसी आवश्यकता है? असीमित आवश्यकताएं हैं, असीमित इच्छाएं हैं। जैसे आप क्या सोचते हैं, आपके पास महंगे से महंगा मोबाइल हो, महंगे से महंगा लैपटॉप हो, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, बड़ा सा आपके पास घर हो, बंगला हो, बहुत आपका सोसाइटी में मान हो, सम्मान हो। इस तरह की आपकी अनेक इच्छाएं होती हैं। तो आप अपनी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो ये जो आप काम करते रहते हैं, इन काम को ही 2 भागों में बांटा गया है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो फिर आपको ये बात पता होना चाहिए कि मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। डायरेक्ट एमसीक्यू यही पूछ लिया जाता है कि मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? एक है आपका आर्थिक क्रियाएं और दूसरी क्या है? गैर आर्थिक क्रियाएं या अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है आपकी आर्थिक क्रियाएं और एक होती है आपकी अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, याद कर लेना मानवीय क्रियाएं कितनी है। वीडियो देखते देखते ही आपको चीजें याद हो जाए, यही पर्पस होता है। तो देखिए, मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका आर्थिक क्रियाएं, एक होता है आपका अनार्थिक क्रियाएं या गैर आर्थिक क्रियाएं। तो अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं पर। बस इस आर्थिक क्रियाओं के साइड में हमेशा लिख लेना कि आर्थिक क्रियाओं में किसकी बात की जाती है? धन कमाने की। ये वर्ड अगर आपको याद है, बस आपका काम हो जाएगा। फिर वो कोई सा भी आपसे एमसीक्यू ड्राफ्ट करके पूछे, अगर आपको इस टॉपिक से इतना याद है, कितना याद है? इतना कि आर्थिक क्रियाएं धन कमाने के लिए की जाती है, तो आपसे एमसीक्यू बन जाएगा। तो देखिए, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाए। आप अगर धन कमाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो, जैसे जैसे आप मान लो कोई व्यक्ति है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब आप गए, फैक्ट्री में गए, ये आप गए, कहाँ गए? आप फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में गए। आपने यहाँ पर एक श्रमिक था, ये श्रमिक कहाँ गया? श्रमिक गया फैक्ट्री में, इसने वहां पर क्या करा? काम करा। क्या होगा मंथ एंड पर? जब मंथ एंड हो जाएगा, इस श्रमिक को क्या मिल जाएगा? वेतन मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी। तो बस ये क्या हो गया है? ये आप काम कर रहे हो, क्या काम करा आपने? काम करा, आपको क्या मिला? धन मिला। इसका मतलब क्या होगा? ये हो गई आर्थिक क्रिया है। आपको कोई सा भी एग्जाम्पल एग्जाम में
दिया गया हो, कोई सा भी उदाहरण दिया गया हो, आपको बस क्या निकालना है, आपको बस इतना सा लॉजिक निकालना है कि क्या वो धन कमाने के लिए काम कर रहा है। और अगर आपका आंसर ये आ जाए कि हाँ, ये धन कमाने के लिए ही काम कर रहा है, ये जो व्यक्ति है ये धन कमाने के लिए ही काम कर रहा है, तो बस आप किसको टिक कर देना, आर्थिक क्रियाओं को टिक कर देना। ठीक है, तो धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आप आपका जीवन जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे फिर रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, इस तरह आपकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आप आपके जीवन यापन करने के लिए जो भी आप क्रियाएं करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उससे जो भी आप धन कमाते हैं, उन धन कमाने को ही क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं। मतलब आप कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपको धन मिले, आपने क्या करा, कोई काम करा, उस काम को करने से आपको क्या मिला, धन मिला, फिर इस धन से आप क्या कर रहे हो, आपका जीवन यापन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप आर्थिक क्रियाएं कर रहे हो। ये देखिए, श्रमिक था, फैक्ट्री गया, काम करा, मंथ एंड पे सैलरी मिल गई, इससे अपना जीवन चला रहा है, क्या है, आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्या है, जो जीविकोपार्जन, वही जो आप आपका जीवन यापन करने, या धनोत्पादन मतलब आप धन कमाना चाह रहे हैं, उसके उद्देश्य से अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब एक ये डेफिनेशन हो गई, मतलब एक बार ये लिखा है ऐसा है, एक बार ये लिखा है, एक बार ये लिखा है, तो आखिर ये 3 बार क्यों लिखा गया है, क्या रीजन है। तो देखिए, और एक और है, ये 4 है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर, कई बार एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किस तरह का, कि डायरेक्ट आपको ऐलान दे दिए एग्जाम में कि धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कई बार आपसे वो ये पूछ लेते हैं कि जीवन यापन करने के लिए, एक व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए धन कमा रहा है, तो वो किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आर्थिक क्रियाएं कर रहा है। एक व्यक्ति जीविकोपार्जन या धनो उत्पादन के उद्देश्य से कार्य कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीविकोपार्जन, प्रत्येक व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप किसी न किसी काम या धंधे में लगा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आपको बस इतना सा अगर पता है कि धन कमाने के लिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। अब बात कर लेते हैं उदाहरणों पर, आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण पे बात करते हैं, इन्हें इंपॉर्टेंट मार्क करना ताकि आपको, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उदाहरण से पूछा जाता है। तो देखिए क्या हो रहा है, एक श्रमिक फैक्ट्री में काम कर रहा है। श्रमिक कहाँ काम कर रहा है, फैक्ट्री में। तो ये किस प्रकार की क्रिया हो गई, ये आपकी हो गई आर्थिक क्रिया। एक श्रमिक फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये कैसी क्रिया हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में कार्य कर रहा है, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते होंगे, डॉक्टर को आप आपका दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं, फिर आप क्या करते हैं, डॉक्टर को फीस दे देते हैं, फीस दे देते हैं डॉक्टर की। तो ये डॉक्टर अपने क्लिनिक में क्यों काम कर रहा है, धन कमाने के लिए, तो ये आर्थिक क्रिया हो गई। जो आपने देखा होगा, ऑफिस वगैरह में मैनेजर होते हैं, बैंक में मैनेजर होते हैं, कंपनी में मैनेजर होते हैं, फैक्ट्री में मैनेजर होते हैं, ये सब मैनेजर क्या करते हैं, काम करते हैं, इनको बदले में क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो ये भी कैसी क्रिया हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई। चौथा पॉइंट क्या है, शिक्षक का विद्यालय में, देखिए शिक्षक कहाँ काम कर रहा है, विद्यालय में। आप अभी जैसे जो भी स्टूडेंट है सिलेक्ट हो गए, ठीक है, अब आपका क्या हुआ, आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब आपको उसके बदले में क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो ये आप क्या हो जाएंगे, आप जो काम कर रहे हैं, टीचर के रूप में स्कूल में अपॉइंट हुए, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर आपको हर महीने सरकार क्या देगी, सैलरी देगी। तो ये भी कैसी क्रिया हो गई, ये भी आपकी आर्थिक क्रिया हो गई। या आप मान लो कोई सी दूसरी आपने प्रतियोगी परीक्षा दी, ठीक है, और अब आपका उसके अंदर क्या हो गया, प्रतियोगी परीक्षा में मान लो चयन हो गया। अब चयन के बाद क्या हो जाती है, आपकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद आपको क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाओगे आप और काम करोगे, और फिर काम करोगे आप, और फिर आपको क्या मिलती जाएगी, सैलरी मिलती जाएगी। क्या मिलती जाएगी, आपको सैलरी मिलती जाएगी।
तो ये जो सैलरी मिलती जाएगी ये भी कैसी क्रिया है, ये भी आपकी आर्थिक क्रिया है। तो ये भी किस में आ जाएगी, आर्थिक क्रिया में आ गई। तो ये जितने भी उदाहरण हैं सभी आप क्या करते हैं, अपनी जीविका उपार्जन के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप धन कमाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो, धन कमाने के लिए आपने कोई भी काम कर रहे हो, तो ये कैसी क्रिया है, ये आपकी आर्थिक क्रिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगेन। देखिए क्रियाओं को दो भागों में बांटा है। कितने में बांटा है, यहाँ पर हम देख चुके हैं कि मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा है। ठीक है, ये देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका बांटा गया है आर्थिक क्रियाओं में, दूसरा बांटा गया है गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाओं में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ये जो आर्थिक क्रिया पे हमने बात करी कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, हमने समझ लिया जो धन कमाने के उद्देश्य से व्यक्ति करता है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे एक श्रमिक फैक्ट्री में काम करे, एक टीचर स्कूल में जाकर पढ़ाए, एक आप डॉक्टर के क्लिनिक पे गए, वहां पर आपने डॉक्टर की सेवाएं ली और बदले में उन्हें फीस दे दी, ये भी आर्थिक क्रिया है। तो ये सभी की सभी क्या है, आर्थिक क्रियाएं। तो अब इन आर्थिक क्रियाओं को भी कितने भागों में बांटा गया है, इन आर्थिक क्रियाओं को अगेन तीन भागों में बांटा गया है। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। तो क्या आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो रोजगार और नौकरी। मतलब देखिए आप पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी या जॉब करते हैं, या आप किसी पैसे से जुड़े होते हैं, किसी प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, या फिर आप आपका खुद का बिजनेस करते हैं। आप खुद ही देखिए, पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं या रोजगार में लगे होते हैं, कोई पैसे में लगा होता है, या कोई अपना खुद का बिजनेस करता है। तो इन तीनों माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो बस जहाँ भी आप पैसे कमा रहे हो, धन कमा रहे हो, तो बस वो कैसी क्रिया हो जाती है, आर्थिक क्रिया। तो ये बोल रहे हैं आर्थिक क्रियाओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है रोजगार और नौकरी, दूसरा होता है पैसा, तीसरा होता है व्यवसाय, बिजनेस। अब मतलब क्या होता है, आप क्या करते हैं, कहीं आपकी जॉब लग गई, अब आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आप जाएंगे, अपनी सेवाएं देंगे, बदले में आपको क्या मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी। तो बस आप जैसे कहीं आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आप लिपिक बन गए, क्लर्क बन गए, या आप कोई से अधिकारी बन गए, या आप प्रबंधक बन गए, मैनेजर बन गए, तो आप क्या करेंगे, वहां पर उस ऑफिस में, उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में काम करेंगे, बदले में आपको फिर क्या मिल जाएगा, वेतन मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रोजगार या नौकरी हो गई। ठीक है, अगर आप जैसे सीए बन गए, चार्टेड अकाउंटेंट सीए बन गए, या आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, या आप डॉक्टर बन गए, या आप वकील बन गए, सीए बन गए, सीएस बन गए, इंजीनियर बन गए, अब क्या हो रहा है, आपने खुद का अपनी क्या करा, ऑफिस खोल लिया। अब ऑफिस पे आप अपने जो भी क्लाइंट हैं उनको अपनी सर्विसेज दे रहे हो। जैसे जैसे आप किसी सीए के ऑफिस जाते होगा, आपको अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो आप सीए के पास जाते होंगे, उनसे बोलते होंगे कि सर मेरा रिटर्न फाइल कर दीजिए। वो आपका क्या करते हैं, इनकम टैक्स जो रिटर्न है, आईटीआर है, वो फाइल कर देते हैं, और बदले में जो उनकी फीस रहती है वो आपसे ले लेते हैं। तो ये उनका खुद का काम हो जाता है। पेशेवर व्यक्ति हैं, सीए, सीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। तो बस इन्हें क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। अब क्या होता है, आप ये खुद ही जानते हैं, बिजनेस करना मतलब खुद का कोई आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। फिर चाहे आप एक सब्जी विक्रेता हो सकते हैं, एक फल विक्रेता हो सकते हैं, या तो आप सब्जी बेचने वाले हो, या फल विक्रेता हो आप, या कोई आप दुकानदार हो, छोटे दुकानदार हो सकते हैं, बड़े दुकानदार हो सकते हैं, या आप उद्योगपति हो सकते हैं। ठीक है, ये व्यवसाय में आपकी जैसे रिलायंस कंपनी आ जाती है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड आ जाती है, आपकी टाटा कंपनी आ जाती है। तो इस तरह से ये सभी बिजनेस में आ जाते हैं, जो सीए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर प्रोफेशन में आ जाते हैं। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो ये आप रोजगार में आ जाते हैं। तो आप कुछ भी काम करें, आप अगर बिजनेस करें, या आप किसी प्रोफेशन में काम करें, या आप नौकरी में रहें, आप इन कहीं भी काम करते हैं, आपको बदले में क्या मिलता है, वेतन मिलता है। वेतन मिल रहा है मतलब आप धन कमा रहे हो, धन कमा रहे हैं मतलब क्या है, आप आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो देखिए क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होता है आर्थिक क्रिया, दूसरा होता है
गैर आर्थिक क्रियाएं। फिर आर्थिक क्रिया को हमने समझा। फिर आर्थिक क्रियाओं के बाद हमने आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में से बांट सकते हैं। अब बात करते हैं हम गैर आर्थिक क्रियाओं पर। तो देखिए, हमने आर्थिक क्रियाओं में क्या पढ़ रखा है। आर्थिक क्रियाएं क्यों करते हैं हम? एक ही पर्पस याद रखना, धन कमाते हैं। तो अब यहाँ गैर आर्थिक में क्या होता होगा? हम धन नहीं कमाते होंगे। बस इतनी सी बात है कि गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या करते हैं? हम धन नहीं कमाते हैं। बस इतनी बात याद होना चाहिए आपको। क्या नहीं कर रहे हैं? हम धन नहीं कमा रहे हैं इसमें। तो गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है या अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं गैर आर्थिक क्रियाओं में, गैर आर्थिक क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं हैं जो जीविकोपार्जन या धनोत्पादन के उद्देश्य से आप नहीं करते हो। किसके लिए आप नहीं करते हो? जीविकोपार्जन, मतलब आप जो जीवन यापन के लिए काम नहीं करते हो। ना ही आप धन कमाने के लिए, धन के उत्पादन के लिए भी ये काम आप नहीं करते हो। ठीक है, आप ये काम कैसे करते हो? आप ये काम करते हो प्रेमवश, सहानुभूतिवश, भावुकतावश, देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर अगर आप काम करते हो तो ये आपकी हो जाती है अनार्थिक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाती है? अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया क्या है? जो आप धन कमाने के लिए नहीं करते हो। याद रखना, एमसीक्यू सीधा आ जाता है, सरल सा क्वेश्चन आता है। इतना सा अगर पता है कि आर्थिक क्रिया धन कमाने के लिए करते हैं और गैर आर्थिक क्रिया इसे धन नहीं कमाते हैं, धन नहीं कमाते हैं, बस इतना अगर आपको पता है तो बस आपका काम हो जाएगा कि अनार्थिक क्रिया में धन नहीं कमाते, बल्कि ये क्रियाएं तो हम कैसे करते हैं? प्रेम वश, सहानुभूति वश, भावुकता वश या देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अगर हम काम करते हैं, बदले में हमें कोई धन नहीं मिलता है, कोई जीविकोपार्जन नहीं करते हैं, तो वो हो जाती है अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, अनार्थिक क्रियाओं में हम कर्तव्यपरायणता, मतलब जो हमारा कर्तव्य है हम उसका निर्वाह करते हैं, हम परोपकार करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सबसे प्यार और स्नेह करते हैं। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित होकर हम ये सब काम करते हैं, तो ये हो जाती है अनार्थिक क्रियाएं हैं। इसके उदाहरणों की बात करें तो देखिए, इसके उदाहरण क्या क्या हैं। जैसे आप सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे गए, तो अब आप मॉर्निंग वॉक पे गए, क्या आपको पैसे मिलेंगे? तो नहीं। आप अगर सुबह सुबह उठकर आपने क्या कर रहे हो? योग कर रहे हो, क्या योग करने के आपको पैसे मिलेंगे? नहीं। आप सुबह उठे, मॉर्निंग वॉक पे ग्राउंड घूमने गए, क्या आपको पैसे मिलेंगे? नहीं। आप समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या आपको पैसे मिलेगा? नहीं। आप मंदिर जा रहे हो, क्या आपको पैसा मिल रहा है? नहीं। एक जो गृहिणी है, मतलब जैसे आपकी जो माँ है, वो आपके लिए क्या कर रही है? अपने परिवार के लिए भोजन बना रही है। आप सभी को पता है, अपनी माँ अपने लिए खाना बनाती है, तो क्या उन्हें पैसा मिलता है? नहीं। तो ये भी कैसी क्रिया हो जाएगी? अनार्थिक क्रिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, अब उन बुजुर्ग व्यक्ति को आपने क्या करा? आपने देखा, अरे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इन्हें मुझे रोड पार कराना है, क्योंकि वो रोड क्रॉस करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। अब इस वृद्ध व्यक्ति को आपने क्या कर दिया? रोड पार करवा दी। एक बालक था, उसने इनको रोड पार करवा दी, तो क्या इसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे? नहीं। तो ये भी कैसी क्रिया हो गई? अनार्थिक क्रिया। बस आपको कोई सा भी एग्जाम में एग्जाम्पल दे, आपको बस इतना फाइंड आउट करना है। कितना फाइंड आउट करना है? केवल इतना सा फाइंड आउट करना है कि क्या धन मिलेगा या धन नहीं मिलेगा, बस इतने से फाइंड आउट करना है। और अब आप बताइए, अगर धन मिलेगा तो क्या हो जाएगा? धन मिलेगा तो आर्थिक क्रिया, धन मिल रहा है मतलब आर्थिक क्रिया, धन नहीं मिल रहा है मतलब अनार्थिक क्रिया। देखिए, सुबह सुबह घूमने में कोई पैसे नहीं मिलेंगे, अनार्थिक क्रिया हो गई। समाज सेवा अनार्थिक सेवा हो गई। मंदिर जाना अनार्थिक हो गई। गृहिणी अपने परिवार के लिए भोजन पका रही है, अनार्थिक क्रिया हो गई। एक वृद्ध व्यक्ति था, उसको आपने रोड पार करा दी। अब
आपको कोई पैसा मिलेगा क्या? नहीं, तो ये अनार्थिक क्रिया हो गई। और भी अगर कोई सा भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए और उसमें आप ये देख लेना धन मिल रहा है या नहीं, और अगर धन नहीं मिलेगा तो अनार्थिक क्रिया, और धन मिल गया तो फिर धन मिल गया तो आर्थिक क्रिया। तो बहुत ही सरल सा टॉपिक है। अब बात करते हैं इस लाइन पर, बात करते हैं इस पर। उपयुक्त योग्यताएं उन कंपनियों पर लागू नहीं होती है जिनका निर्माण कला, विज्ञान, धार्मिक, दान आदि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। मतलब वो कैसी होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली होती हैं, एनपीओ होती है। तो ऐसी कंपनियों अगर हैं तो फिर वो उनके जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को वो जो डिविडेंड होता है, लाभांश मतलब डिविडेंड, डिविडेंड के पेमेंट पे क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन होती है। अब देखिए, आप अगर कुछ कमा ही नहीं रहे हो तो आप बांटोगे कैसे? तो अब ये कंपनियां जो हैं क्या काम करती हैं? कंपनियां काम करती हैं, दान करती है, धार्मिक काम करती है, कला विज्ञान इनको बढ़ावा देती है, लोगों की सेवा को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार की कंपनियों जो होती हैं वो उनके जो भी सदस्य होते हैं उनके सदस्यों को फिर जो इसका पेमेंट होता है, किसका? डिविडेंड का पेमेंट पे क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ऐसी कंपनियां आखिर कौन होती हैं? तो देखिए, इस प्रकार की कंपनियां होती हैं सेक्शन 8 कंपनियां। कौन सी कंपनी? सेक्शन 8 कंपनियां। कहाँ पर है ये सेक्शन 8? तो ये कंपनी एक्ट, नोट कर लेना, कंपनी एक्ट 2013 में बात की गई है कि ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं कंपनी एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं। उसमें हम बात करते हैं सेक्शन सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 8 है। तो इसमें जो कंपनियां क्या है? ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, एनपीओ होता है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऐसी कंपनियां ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ये क्या होती है? चैरिटेबल पर्पस होता है इनका, चैरिटेबल पर्पस होता है। इस तरह की कंपनियां होती है। तो ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है तो वो कौन सी कंपनियां कहलाती है? सेक्शन 8 कंपनियां कहलाती है। किस एक्ट में वर्णन है? कंपनी एक्ट 2013 में। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 8 कंपनी क्या है। क्या पूछ लिया जाता है? सेक्शन 8 कंपनियां क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ये मुख्यतः चैरिटेबल पर्पस से काम करती हैं, इसलिए इन्हें सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि सेक्शन 8 जो ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है उनका उल्लेख किस अधिनियम में किया गया है? तो फिर आपको अगेन ये बात पता होना चाहिए कि उनका उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 में किया गया है। और आपको ये बात और बता दूं कि देखिए, कंपनी एक्ट 2013 आ गया, इससे पहले कौन सा कंपनी एक्ट था ये भी आप नोट कर लेना। तो देखिए, पहले कंपनी एक्ट था 1956, कंपनी एक्ट 1956 था। तो क्या उसमें भी इस प्रकार ऐसी कंपनियों का प्रावधान था कि ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है? हाँ, तो बिल्कुल था। कंपनी एक्ट 1956 में भी था, लेकिन उसके सेक्शन किस में था? उसके सेक्शन में 25 में था। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या रखना है कि देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि ऐसी कंपनियां जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, कंपनी अधिनियम 1956 में उसका कहाँ प्रावधान है? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कंपनी अधिनियम 1956 बोले तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसके सेक्शन 25 में। लेकिन जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा? एग्जामिनर क्वेश्चन यही पूछेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन अगर पूछना है सेक्शन 8 पर ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका लेटेस्ट एक्ट है, 2013 का है, इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो आपसे अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना है तो वो कंपनी एक्ट 2013 पर ही पूछेगा।
तो IMP मार्क करना कि कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 8 है वो ऐसी कंपनियों का उल्लेख करता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, दोनों बातें नोट कर लेना, दोनों सेक्शन नोट कर लेना। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे, इस नोट पे बात कर लेते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली पे बात कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें क्या होता है, जैसे ए है, ए के पास क्या है, गेहूं है, और बी के पास क्या है, चावल है। तो क्या करता है, ए जो है अपना गेहूं इसको दे देता है और बी जो है अपना चावल इसको दे देता है। बस आदान प्रदान कर लिया। ए का पास था गेहूं तो ए ने अपना गेहूं दे दिया बी को, बी के पास था चावल, बी ने अपना चावल दे दिया ए को। तो इस तरह ये जो आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान कर लो या फिर आपका सेवाओं का आदान प्रदान कर लो, वस्तुओं का आदान प्रदान कर लो या सेवाओं का आदान प्रदान कर लो। ये देखिए, वस्तुओं का आदान प्रदान कर लो या सेवाओं का, एक व्यक्ति से आप दूसरे व्यक्ति को क्या कर दो, आदान प्रदान कर दो, तो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। आ गया समझ में? एक बार और इसे देख लेते हैं, बहुत सीधा कंसेप्ट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। बड़ा सिंपल सा है, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, आदान प्रदान करते हैं। जैसे रोहित था और रवि था, रोहित हो गया एक आपका हो गया रवि। रोहित के पास है गेहूं, रवि के पास है चावल। अब क्या हुआ, रवि को जरूरत किसकी थी, रवि को जरूरत थी गेहूं की, तो इसने रोहित से क्या ले लिया, गेहूं ले लिए। तो रवि के पास अब क्या आ गए, गेहूं भी आ गए। और रोहित को चावल की जरूरत थी तो रोहित ने इससे क्या करा, चावल ले लिया। तो इस तरह दोनों के पास वस्तुओं का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। इसी प्रकार अगर आप ये कैसा आदान प्रदान है, वस्तुओं का आदान प्रदान हो गया। अगर सेवाओं का आदान प्रदान हो तो वो भी क्या इसी के अंदर आ जाएगा। तो आप चाहे वस्तुओं का आदान प्रदान करें, ये देखिए आप वस्तुओं का करें या सेवाओं का क्या करें, आदान प्रदान कर रहे हैं। मतलब मैंने आपसे कोई सी सेवा ली, बदले में आपने मुझे कोई सी सेवा दी। जैसे जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया, ये मैंने आपको सेवा दे दी। क्या सेवा दे दी, मैंने सोचा चलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा देता हूँ, तो आपने बोला ठीक है सर। और मैंने कहा चलिए आप मेरा एक काम कर देना। जैसे मान लो आप इंजीनियर हो और आपको घर का जो नक्शा है वो आपको बहुत अच्छा बनाना आता है, घर का नक्शा। तो मैंने आपसे कहा कि चलिए ऐसा करिए, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप क्या करना, मेरे घर का एक नक्शा बना देना पूरा पूरा। तो आपने बोला ठीक है सर, मैं आपके घर का पूरा एक नक्शा बना के दे दूंगा आपको। तो मैंने आपको टीचिंग की सर्विसेज दे दी, आपने मुझे आपकी इंजीनियरिंग वाली जो सर्विस थी, जो मैप बनाने की कि किस तरह से आपके घर का डिजाइन वगैरह होगा, वो आपने मैप बनाने की स्किल मुझे दे दी। ठीक है, या आपने मुझे घर का मैप बना के मुझे दे दिया। तो इस तरह से हमने क्या करा, सेवाओं का आदान प्रदान कर लिया। तो इसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। या तो आप वस्तुओं का आदान प्रदान करें या आप सेवाओं का आदान प्रदान करें, तो इसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह ये जो आपका टॉपिक था, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मेनली क्वेश्चन उदाहरण पर आता है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत ही छोटा और सरल टॉपिक है। वीडियो देखते देखते ही आपको, मुझे आशा करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको याद हो गया होगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। तो क्रियाएं क्या होती है, सबसे पहले देख लो, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है क्रियाएं, दो प्रकार की होती हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती है। देखिए आपका क्रिया कितनी हो गई, दो प्रकार की हो गई। एक होता है आपका आर्थिक क्रिया हो गई और एक हो गई आपकी अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया धन कमाने के लिए आप करते हो। इसके उदाहरण देखना, जैसे कोई मजदूर है, कहीं काम कर रहा है, डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहा है अपने क्लिनिक पे, टीचर स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं, कोई मैनेजर
काम कर रहा है। तो इस तरह जो भी आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो आर्थिक क्रिया है। अब आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। एक होता है नौकरी करके भी आप पैसा कमा सकते हो। आप सीए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन गए, अब आप आपके प्रोफेशन में काम करके पैसा कमा सकते हो, या आप आपका खुद का बिजनेस डाल के भी पैसा कमा सकते हो। मतलब आप किसी भी माध्यम से, आप इन तीनों माध्यम में से आप पैसा कमा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप आर्थिक क्रिया कर रहे हो। फिर होता है गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रियाएं ऐसी क्रिया जो आप धन कमाने के लिए नहीं करते हो। ठीक है, तो अनार्थिक क्रिया हो जाती है ये क्रियाएं आप प्रेम वश, सहानुभूति वश, भावुकता वश या देशभक्ति के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए, कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए अगर आप इस प्रकार से काम कर रहे हो जहां आपका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अनार्थिक क्रिया कर रहे हो। जैसे आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को रोड पार करा दी, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले गए, माँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, तो अगर आप इस तरह से कुछ भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी हो जाती है अनार्थिक क्रिया। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि एनपीओ के पर्पज से बनती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से बनती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। कौन सी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो इसका उल्लेख है कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 8 का उल्लेख है। उसके बाद जो पुराना कंपनी एक्ट था 1956 का था, उसमें भी क्या प्रावधान था, तो हाँ था, किस सेक्शन में था, तो सेक्शन 25 में था। तो इस तरह से ये जो आपका टॉपिक था पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जल्दी ही हम मिलते हैं अगले टॉपिक पर। इस वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।